तो लास्ट वाली क्लास का एक बार फटाफट रिवीजन हो जाए। एटम को लेकर के सबसे पहला मॉडल किसका था? डाल्टन का। इंपॉर्टेंट बात क्या थी उस मॉडल की? डाल्टन के मॉडल की सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। आगे जाकर के इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम लोगों ने एटम नाम दिया और उनका ये कहना था कि ये इनडिविजिबल है, मतलब इसको डिवाइड नहीं कर सकते। डाल्टन के बाद फिर मॉडल किसका आया था? रॉबर्ट बॉयल का। और इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया? एटम के बारे में इनका मेन पॉइंट बताइए सबसे। उन्होंने ये कहा कि एटम किसी भी मटेरियल की सबसे छोटी यूनिट है। सबसे छोटी यूनिट का मतलब समझ में आ गया कि इससे छोटा फिर कुछ और नहीं है। और इस छोटी सी यूनिट में मटेरियल की वो सारी प्रॉपर्टीज मिलेंगी जो मटेरियल के पास है। अगर गोल्ड के मटेरियल के पास में 200 प्रॉपर्टीज हैं तो उसके एटम में भी ये 200 प्रॉपर्टीज मिलेंगी। और इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था? रॉबर्ट बॉयल का जो मेन हो भाई, वो जो ये कह रहा है कि ना सबसे छोटी यूनिट है, तो सबसे छोटी का मतलब हो गया फर्दर इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो इनका भी सपोर्ट इसी बात को लेकर के था कि जो सबसे छोटी यूनिट एटम है ये इनडिविजिबल है। ठीक। इसके बाद में थॉमसन के मॉडल की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी? एटम सॉलिड है और वो सॉलिड जो मटेरियल है वो किसका है? पॉजिटिव चार्ज है और जगह जगह उसमें आपके नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड है। जो चीज़ एम्बेडेड होगी वो कंपैरेटिवली उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। अगर आपने किसी चीज़ को एम्बेडेड किया है, धंसा दिया है, तो जो चीज़ धंसी है उसकी स्टेबिलिटी क्या है? कम है, कंपैरेटिवली कम है। जिसमें धंसी है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे अगर हम जो है इस मार्कर को ज़मीन पर धंसा दें तो ज़मीन की स्टेबिलिटी क्या है? ज़्यादा, लेकिन मार्कर जिसको हमने एम्बेडेड किया उसकी स्टेबिलिटी क्या है? कम है। इसीलिए थॉमसन के मॉडल में कहा गया, इसीलिए जब हम गर्म करते हैं मैटर को तो नेगेटिव चार्ज बाहर आता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज उसमें कैसा? एम्बेडेड है। थॉमसन के मॉडल के बाद फिर लेनार्ड का मॉडल आया जिसने कि कैथोड रेज का बम्बार्डिंग किया, तो पता चला कि ज़्यादातर कैथोड रेज आर पार निकल गई। और ये भी समझने वाली बात होगी कि इस पूरी स्टडी में हम थिन मटेरियल क्यों लेते हैं, क्योंकि हमको चाहिए एटम की मेम्ब्रेन, हमको एक एटम की चादर चाहिए जो कि ये इंडिकेट करे कि नाउ दिस मेम्ब्रेन इज फॉर्म ऑफ द एटम्स। तो सबसे थिन लेयर अगर आप निकालोगे तो क्या बन जाएगी? लेयर ऑफ एटम्स बन जाएगी। तो ज़्यादातर कैथोड रेज पार चली गई, जिससे पता चल गया कि एटम कैसा है? खाली है। और फिर लेनार्ड ने ये कहा कि जो एटम है वो दो चीज़ों से मिलकर के बना है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। और ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मटेरियल कहाँ फैला हुआ है? सरफेस पर, आउटर सरफेस जो आपका एटम का जो स्फेरिकल बॉडी है उसके ऊपर। तो इनसे पूछा गया अगर आपकी ये बात मान ली जाए कि एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव मटेरियल डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, तो गर्म करने पर नेगेटिव क्यों बाहर आता है, पॉजिटिव क्यों नहीं बाहर आता है? तो इसका वो आंसर नहीं दे पाए। फिर रदरफोर्ड ने मॉडल दिया। तो रदरफोर्ड के मॉडल की जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये कि इन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस का क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। और कुछ 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कि ग्रेटर देन 90 डिग्री के डेविएशंस में आया था। तो ऐसे ही एक अल्फा पार्टिकल की जरा बात करके देखते हैं। तो आज की क्लास का जो क्वेश्चन है वो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अगर क्वेश्चन ये आता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो जो आंसर हम देने जा रहे हैं वही आप लिखेंगे। रदरफोर्ड के मॉडल से रिलेटेड है। और अगर ये कहते हैं कि फाइंड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, फाइंड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस की रेडियस तो बहुत तरीके से निकाली जाती है, लेकिन यहाँ पर हम मेथड यूज करेंगे बाय रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल मॉडर्न फिजिक्स है तो क्लास 12th की, लेकिन इसको कभी भी पढ़ा जा सकता है। 9th क्लास के बच्चे को भी मॉडर्न फिजिक्स अगर पढ़नी है तो पॉसिबल है।
बस जहाँ जहाँ थोड़ी बहुत ब्रीफिंग चाहिए होगी वो कर दी जाएगी। जैसे एक ब्रीफिंग की जा रही है कि अगर आपके पास में दो चार्ज हैं Q1 और Q2 और कहा जाए इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो U इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R, जहाँ पर R इनके बीच का डिस्टेंस है। और जो ये Q1 और Q2 हैं ये साइन के साथ रखे जाते हैं, विद साइन। अगर Q1 और Q2 में से कोई एक नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव के साथ रखोगे, दोनों पॉजिटिव हैं तब तो साइन रखो या ना रखो, अंडरस्टूड। और R बीच की डिस्टेंस है। 1/4πε0 कांस्टेंट है, जिसका कि SI वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹ होता है और CGS वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो अगर 9th 10th 11th क्लास का स्टूडेंट इसको पढ़ रहा होगा तो बस उसे इतनी बात केवल पता होनी चाहिए। उसको ये बात पहले से ही पता है कि दोनों चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसने 9th और 10th स्टैंडर्ड में काम किया है 1/4πε0 Q1 Q2/R²। और फोर्स के फार्मूले में चार्ज की वैल्यू ली जाती है, साइन नहीं लिया जाता इस फोर्स के फार्मूले में। ये नहीं कि आप फोर्स के फार्मूले में भी Q1 और Q2 का साइन ले लेंगे, तो Q1 और Q2 की यहाँ केवल वैल्यू लिखनी होती है, और जबकि पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले में वैल्यू विद साइन लिखनी होती है। चलते हैं उस पॉइंट की तरफ जो रदरफोर्ड ने स्टेटमेंट दिया। रदरफोर्ड ने कहा कि 8000 में एक अल्फा पार्टिकल, तो लीजिए ये अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है 2 × E, 2 × E माने 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रोस्टैट्स और इलेक्ट्रिसिटी की जब बातें होती हैं तो आपको ये भी मैं अपडेट देता रहता हूँ कि अगर E बनाया जाए यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और E पर अगर नेगेटिव बना दे तो मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन। तो अल्फा पार्टिकल पर चार्ज इतना होता है यानी 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। अल्फा पार्टिकल का कुछ मास होगा, बिल्कुल होगा, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल m ले लिया और ये चल दिया। और एटम के अंदर पूरा का पूरा स्पेस ऑलमोस्ट खाली है, हॉलो स्फीयर है। और एटम को थॉमसन मॉडल में स्फेरिकल कंसीडर किया गया, तो सभी का ये सोचना है कि एटम जो है वो स्फेरिकल है। तो जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो ये एटम है और इसके अंदर ऑलमोस्ट पूरी जगह खाली ही है। और जो थोड़ा सा पोलराइजेशन वाला हिस्सा है जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जमा हो गया जिसको न्यूक्लियस कहा गया, तो वो न्यूक्लियस वाला जोन ये रहा। क्योंकि हमें आपके साथ डिस्कशन करना है इसलिए हम न्यूक्लियस वाला हिस्सा बना रहे हैं। कई सारे मॉडल में ये लिखा हुआ है कि अगर हम साइज ऑफ न्यूक्लियस को देखें, साइज ऑफ न्यूक्लियस और साइज ऑफ एटम को अगर हम कंपेयर करें तो कई सारे मॉडल में ये बताया गया है एक एग्जाम्पल दे करके कि अगर साइज ऑफ एटम आपका फुटबॉल ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड, तो उस फुटबॉल ग्राउंड में शुगर का एक पार्टिकल, शक्कर का एक दाना अगर डाल दिया जाए तो क्या उस फुटबॉल ग्राउंड में तुमको वो दिखाई देगा? नहीं, मतलब पता भी नहीं चलेगा कि फुटबॉल ग्राउंड में शक्कर का, शुगर का एक पार्टिकल पड़ा हुआ है। आपको फुटबॉल ग्राउंड कैसा दिखाई देगा? खाली ही दिखाई देगा। कुछ ऐसा ही नज़ारा होता है कि जो न्यूक्लियस है ना वो एटम के अंदर इतनी छोटी जगह पर है कि वो है, लेकिन आप तब भी ये देखोगे, आपको तब भी ऐसा कहना पड़ेगा कि यार ये पूरा का पूरा एटम कैसा है, खाली है। जैसे इस वाले एग्जाम्पल पर आ जाओ कि फुटबॉल ग्राउंड में अगर मैं एक शुगर पार्टिकल डाल दूं और फिर आपको ना बताऊं और आपसे पूछो बताओ भाई क्या है, तो आप बताओगे खाली है। इसी तरीके से एटम के अंदर मैं आपसे बोलूं क्या है, तुम बोलोगे खाली है। फिर माइक्रोस्कोप विजन ले करके और बहुत ज़्यादा फोकस बना करके जब आप ढूंढोगे तो आपको जो है फुटबॉल ग्राउंड में क्या मिलेगा? शुगर पार्टिकल मिलेगा। उसी तरीके से जब हम इसी तरीके का विजन लेके चलेंगे
तो हमें पता चलेगा अच्छा ये छोटी सी जगह पर क्या है, न्यूक्लियस है। क्योंकि हमें चीज़ों को समझना है, इसलिए न्यूक्लियस हमने क्या बनाया, बड़ा। और न्यूक्लियस में जो आपके बात अगर हम करें न्यूक्लियस की, ये समय न्यूक्लियस है आपका, लिख देता हूं यहां पर न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में कितना चार्ज होता है, Ze, Ze, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होंगे, न्यूक्लियस में होंगे प्रोटॉन्स। सारी एडिशनल बातें इस लाइन के इस तरफ लिखी जा रही हैं भाई। Z जो है वो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है और इसका नाम एटॉमिक नंबर भी होता है, ये आप जानते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z है आपका, इसको हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। और एक बार फिर से कि एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, यही E, जिसकी की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम है। तो Z प्रोटॉनों पे कितना चार्ज होगा, Z इंटू E। तो न्यूक्लियस पर चार्ज है Ze और अल्फा पार्टिकल पर चार्ज है 2E। नाउ चेक द सिचुएशन। रदरफोर्ड के मॉडल में 8000 पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल जो डेविएशन दे रहा है, तो उस अल्फा पार्टिकल को किसने लौटाया होगा। तो अल्फा पार्टिकल अपने आप में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉनों से ये टकरा करके लौटने का कोई इसका चांस नहीं है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन के साथ इसकी टक्कर होगी तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ देगा, इसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये 7350 टाइम्स मास में ज्यादा है। क्लियर। तो अगर इसको किसी ने डिफ्लेक्ट किया होगा तो वो कोई ताकतवर चीज होगी और वो इलेक्ट्रॉन तो नहीं हो सकती, वो एक प्रोटॉन भी नहीं हो सकती। तो जब वो प्रोटॉन नहीं हो सकता तो यानी प्रोटॉन का बंच है, ये रहा प्रोटॉन का बंच। अब ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये भी देखो पॉजिटिव चार्ज है। तो कितनी डिस्टेंस तक ये जा सकता है अल्फा पार्टिकल बिना किसी समस्या के। देखो ये है क्लोजर डिस्टेंस अप्रोच, ये यानी बस न्यूक्लियस को जस्ट छूने ही वाला है, न्यूक्लियस को तोड़ देने की यहां सिचुएशन नहीं बनेगी, क्योंकि न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए बहुत 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 एनर्जी चाहिए। न्यूक्लियस को अगर ब्रेक करना है तो न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए बहुत ज्यादा चाहिए। तो मामूली एनर्जी से न्यूक्लियस टूटेगा नहीं। तो आपका जो ये अल्फा पार्टिकल है क्या कर सकता है, काइनेटिक एनर्जी लेके जा रहा है, उधर से जो ये न्यूक्लियस है वो उसको रिपल्सन से क्या कर रहा है, रोक रहा है कि मत आइए। लेकिन इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, ऊपर हेडिंग है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कम से कम कितनी डिस्टेंस तक जा सकता है। तो ये न्यूक्लियस की बाउंड्री तक जा सकता है। कम से कम कितनी डिस्टेंस तक जा सकता है भाई, न्यूक्लियस की बाउंड्री तक पहुंचे। तो ध्यान देना, ये रहा न्यूक्लियस का सेंटर, ये न्यूक्लियस का सेंटर हाईलाइट कर रहा हूं मैं, ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है, और ये है उसकी मिनिमम डिस्टेंस पहुंचने की, क्योंकि अगर वो इसके आगे जाएगा तो न्यूक्लियस टूट जाएगा, और न्यूक्लियस को तोड़ देना ये अलग तरीके की फिजिक्स होती है। न्यूक्लियस आसानी से टूटता नहीं है, तो वो अलग तरीके की फिजिक्स है। तो अपना ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को बस जस्ट अबाउट टू टच की कंडीशन से टच करके क्या हो गया होगा, वापस हो गया होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी के, इसी काइनेटिक एनर्जी के से ये चला जा रहा है, और जो ये डिस्टेंस है दैट इज आर, इसको हमने आर लिख लिया, किसी किसी बुक में आर नॉट लिखा गया है। तो ये वो डिस्टेंस है जिसको वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस की सिचुएशन में दे सकता है। तो इस पॉइंट पर आने के बाद ध्यान देना, यहां पर काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी चली जा रही है, इसको कौन रोक रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या काम कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को कम कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर जाकर के क्या हो गई, 0। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि इलेक्ट्रिक फोर्स ने काइनेटिक एनर्जी को किस में बदल दिया, पोटेंशियल एनर्जी में। क्यों भाई, तो जब क्लोजेस्ट डिस्टेंस में वो पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी किस में, पोटेंशियल एनर्जी में। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्सेस की कहानी में
जो एनर्जी के लॉसेस हैं वो नहीं होते। तो काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो हो गई है तो तुमको ऐसा लग रहा होगा कि एनर्जी का नुकसान हो गया, तो इसका मतलब समझो क्या है, एनर्जी का नुकसान नहीं हुआ, काइनेटिक एनर्जी किस में बदल गई है, पोटेंशियल में। अगर काइनेटिक आपका 100 जूल है तो पोटेंशियल कितना हो गया, 100 जूल, तो आपको कोई नुकसान नहीं हुआ। कंजर्वेटिव फोर्सेस की अगर मौजूदगी है तो एनर्जी का लॉस नहीं होता, बल्कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे में क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो लीजिए इस पॉइंट पर आने के बाद ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी यानी कि कैपिटल यू। तो अब अगर कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी होल्ड करता है, जो कि एक्चुअल में करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो K बराबर हो गया U। K मीन्स काइनेटिक एनर्जी, U की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर कौन है, अल्फा पार्टिकल है, ये देखिए इसी लाइन में बनाया, ये अल्फा पार्टिकल है और ये आपके सेंटर ऑफ न्यूक्लियस की बात हो रही है। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, R0, और इन दोनों पे चार्ज कितना है, तो अल्फा पार्टिकल पर चार्ज है 2e और न्यूक्लियस पर चार्ज कितना है, Ze, और इस फार्मूले में चार्ज की वैल्यू साइन के साथ ली जानी चाहिए। तो अल्फा पार्टिकल पर भी प्लस चार्ज है और इस न्यूक्लियस पर भी प्लस है, तो यहाँ पर दोनों वैल्यू ले ली, तो ये आ गया K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Ze² R0 की वैल्यू आई, ध्यान देना R0 की वैल्यू क्या आएगी, R0 को इधर ले लिया तो क्या बनेगा, 2Ze² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। इसको इधर ले गए तो R0 K बराबर आ गया। सब जानते हैं आप, कैलकुलेशन में इतनी समस्या है नहीं आपके लिए, फिर भी जिन लोगों को नहीं समझ में आया क्रॉस मल्टीप्लाई किया और R0 निकाल लिया। अब जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, तो रदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट किया, देखो वो क्या क्या जानते थे। कैपिटल जेड वो जानते हैं गोल्ड का, भाई गोल्ड यूज कर रहे थे तो कैपिटल जेड उनको पता ही था। ई की वैल्यू रदरफोर्ड जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻⁹। कितनी काइनेटिक एनर्जी से पार्टिकल को जाने दिया गया है तो वो उनको पता है, और उसके बाद में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है। तो ये जो R0 है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एक बार फिर से लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये है 2Ze² अपॉन में K। ये उन्होंने निकाल के काउंट कर लिया। जब उन्होंने इसको कैलकुलेट किया तो वो निकल के आई 10⁻⁻15 मीटर, क्योंकि गोल्ड के केस में जेड उनको पता था, ई उनको पता ही है, के कितनी काइनेटिक एनर्जी से पार्टिकल को उन्होंने फेंका है, प्रोजेक्ट किया है, तो सारी वैल्यूज यहाँ पता थी, रखी। तो उन्होंने कहा गोल्ड के लिए जो न्यूक्लियस का रेडियस है वो कितना है, 10⁻⁻15 मीटर। वाई भी से न्यूक्लियस का रेडियस, क्योंकि ये जो क्लोजर डिस्टेंस अप्रोच है वो रेडियस ही तो बनेगी। तब लोगों ने कहा अच्छा भाई आपने जो है गोल्ड के केस में ये कैलकुलेट किया है, इसका मतलब बाकी लोगों में जो न्यूक्लियस का रेडियस है वो क्या होगा, अलग होगा। लेकिन फिर और जब डिस्कशन होते गए, मॉडर्न फिजिक्स आगे बढ़ती गई, तो पता चला कि जो एवरेज रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस है वो कितना है, 10⁻⁻15 मीटर। चाहे वो गोल्ड हो आपके पास, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो कॉपर हो, चाहे आपके पास कोई भी मटेरियल हो। तो ये वो एक्सपेरिमेंट था जिसने फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस का रेडियस कैलकुलेट किया। क्लियर ये बात? कहीं कुछ पूछना हो पूछ सकते हो। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब कम से कम कितनी डिस्टेंस तक जा सकता है। न्यूक्लियस को तोड़ सकता नहीं है, वो वैलिड नहीं है यहां पर। तो कम से कम कितनी डिस्टेंस तक जा सकता है, न्यूक्लियस की दीवार को टच कर सकता है। और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यही होगा कि इस अल्फा पार्टिकल का क्या होगा, डेविएशन। हो सकता है कि डेविएशन कितना हो, 180, हो सकता है कि डेविएशन कितना हो, 120। तो वही सिचुएशन आ जाएगी कि 8000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होता है जिसका डेविएशन कैसा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल में। नोट कर लीजिए।